तो दोस्तों आज हम सोल एंड 2 के एपिसोड 182 को एक्सप्लेन करने वाले। तो हमारा एपिसोड वही से स्टार्ट होता है जहाँ पे पहले युवाओं को दिखाया जाता है जिसने अपना ह्यूमनॉइड सोल टूल बना लिया होता है जो कि एक आयरन मैन सूट होता है, जिसे देख के रेफरी भी काफी इंप्रेस हो गया था युवाओं से और फिर मन में कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, मैं वाकई में इसे देख के काफी ज्यादा खुश हो गया हूँ और चलो देखते हैं क्या ये ढंग से काम भी कर सकता है या नहीं। इस तरफ हम युवाओं को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक गया होता है और फिर युवा मन में कहता है अभी अभी जो मेरा स्पिरिचुअल अवतार लौट के आया है ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छा हुआ क्योंकि मैं फाइनली जो फाइनल स्टेप था उसको भी कंप्लीट कर सका। लेकिन ये बात भी सच है, जो मेरी इसमें एनर्जी खर्च हुआ है वो काफी ज्यादा था, लेकिन इसका जो रिजल्ट था वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था और लगातार 3 घंटे तक मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से मेरा जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसके साथ ही जो मेरा सोल पावर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है और अब सिर्फ मेरा लोअर बॉडी ही खाली पैरालाइज है। और ये सब जो भी हुआ ये काफी ज्यादा फायदेमंद था क्योंकि इस तरीके से मैंने काफी सारे एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया जो कि मेरी बॉडी में स्टोर हो रखा था और अब ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे पूरी तरीके से रिकवर होने में और अब मैं इस समय को इस्तेमाल करके अगले मैच के लिए अपने आप को तैयार कर लेता हूँ। जबकि इस तरफ ये जो रेफरी होता है ये युवा की तरफ देखते मन में कहता है आखिरकार इस बच्चे ने इसे खत्म कर ही लिया है और सच में मुझे इसकी वजह से पसीना आ गया और वैसे समय के कमी के चलते इसका जो ह्यूमनॉइड सोल टूल था उसमें बैकअप इक्विपमेंट नहीं हो रखा है। अगर वो ये असेसमेंट को पार कर लेता तो ठीक रहेगा। और फिर रेफरी चिल्लाते हुए कहता है कि अब एग्जामिन करने का समय आ गया है और अब से लेकर आगे आने वाले बैटल तक तुम लोगों ने जितने सोल टूल बनाए हैं अपने सिर्फ उसी सोल टूल को इस्तेमाल कर सकते हो और इसके अलावा और कोई भी सोल टूल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, नहीं तो रूल तोड़ने वाले को तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और चलो सबसे पहले तुम्हारे सोल टूल को टेस्ट करते हैं और ध्यान रहे कि तुम्हारे सोल टूल्स काम करते हो। और रेफरी के इस टोन को सुन के लोगों को लग रहा होता है कि ये रेफरी काफी नर्वस है, जबकि रेफरी की इस हरकतों को देख के नान गौंगन काफी हैरान होता है और फिर कहता है इसने ये जो किया है शायद ही इसने उसकी खातिर किया होगा। और फिर रेफरी अपने लोगों को कहता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट ने जो सोल टूल बनाया था उन्हें चेक करने के लिए कहता है और फिर खुद योह के पास आकर पूछता है तांगबो क्या तुमने अपने सोल टूल को बनाना खत्म कर लिया है। जबकि योह भी काफी हैरान होता है और मन में कहता है ये चीप तो एकदम आखिरी पे मेरे सोल टूल को देखने के लिए आया है। और यहाँ मौजूद सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये जानबूझकर डील कर रहे हैं, लेकिन इनको मुझ में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है और ये मेरी तरफ बिल्कुल शातिर तरीके से देख रहा है और ऐसा लगता है कि ये मेरे टैलेंट को काफी ज्यादा पसंद करता है, मुझसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया है। और फिर यह इस रेफरी से कहता है हेलो रेफरी, मैं अपने सोल टूल को कंप्लीट कर चुका हूँ और मैंने अपने सोल टूल को नॉर्मली बनाया जिससे कि इसे इस्तेमाल किया जा सके। और इस चीज को सुनकर ये रेफरी काफी ज्यादा खुश होता है और ये कहता है बहुत अच्छा, और तुमने तो बस कुछ ही मैकेनिकल डिवाइस को इस्तेमाल किया है और उन्हें इन सोल टूल के अंदर इम्प्लांट कर दिया है, लेकिन तब भी इसे मेन डिवाइस के तौर पर इसे अकेले इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्या तुम्हें सच में लगता है ये जो मैकेनिज्म है ये कोर मैजिक सर्कल को रिफ्लेक्ट कर सकता है और ये जो ह्यूमनॉइड सोल टूल है ये पहले ही उस लेवल तक पहुंच चुका है जहाँ पे तुम इसे हेड ऑन फाइट कर सकते हो, जिस पर योह कहता है वैसे भी कोर मैजिक सर्कल के लिए रेयर मेटल की काफी हाई रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ती है और तो और इनका जो इंस्टॉलेशन होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और कोर मैजिक सर्कल के अंदर अनस्टेबल कर देने वाले काफी सारे एरर होते हैं जिसकी वजह से मैकेनिज्म जो होता है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन उसे कम से कम इतना तो स्टेबल रहना ही चाहिए जिससे कि वो काम कर सके। और तो और इस वजह से इससे लगातार कई सारे टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ता है, जिस पर रेफरी कहता है हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, तो फिर चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारा ये सोल टूल काम भी कर सकता है और क्या तुम्हें इसे ऑपरेट करने में हमारी मदद की जरूरत भी पड़ेगी क्या। जिस पर यह कहता है कि रेफरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इसे खुद कर सकता हूँ। और फिर ये किसी तरीके के बटन को दबा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस रोबोट के अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है और इन सभी चीजों को रेफरी काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। और फिर मन में कहता है इस ह्यूमनॉइड सोल टूल को काफी करीब से ऑब्जर्व करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये जो चीज है इसके मैकेनिक्स काफी गजब के है और इसके अंदर का जो लेआउट है वो एकदम ही स्टेबल है। और यह कहता है कि मैंने इसे बस अभी के लिए ही बनाया है, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ सॉफ्ट डिवाइसेस को इक्विपमेंट कर देता हूँ तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। और फिर इस सोल टूल के अंदर जो गैप होता है उसके अंदर यह जाके बैठ जाता है और इस चीज को देख के रेफरी मन में कहता है कि असल में ये अपने आप को इतना आसानी से इस ह्यूमनॉइड सोल टूल के अंदर ले जा पाया है। और जैसे यह इसके अंदर जाता है यह बंद हो जाता है और फिर यह अपने पावर को इस्तेमाल करने लगता है, अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि वो इस ह्यूमनॉइड सोल टूल को कंट्रोल कर सके। और यह का जो ये ह्यूमनॉइड सोल टूल था इसके अंदर 17 मैजिक सर्कल के अंदर अपने स्पिरिचुअल पावर को सर्कुलेट करता है और ये जो सोल पावर ट्रांसफॉर्मेशन था ये पूरी तरीके से आसान होता है। और इस सोल टूल को काम करते देख ये रेफरी काफी खुश हो जाता है और यह कहता है कि ये ह्यूमनॉइड सोल टूल तो हमेशा से सोल इंजरीज के लिए काम करने के लिए काफी हेल्पफुल रहा है, लेकिन इसने जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो इसे कंट्रोल करने में आता है। और यहाँ तक कि ये बच्चा तो अपने लोअर बॉडी को भी मूव नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी इसने एक ऐसे सोल टूल को बना लिया है जिससे कि ये मूव कर
कर सके। और ये सारी चीजें इसके स्पिरिचुअल पावर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, जो कि इस बात को प्रूव करेगा इसका जो स्पिरिचुअल पावर है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी यह पूछता है चीफ रेफरी ये कैसा है, जिस पर यह रेफरी कहता है ये बहुत अच्छा है। तभी वहाँ पर बैठा नान गंगवान कहता है ये बच्चा कुछ भी क्यों ना गए तुम्हें इसे मुझे देना ही पड़ेगा। और अगर बात इसके जैसे ह्यूमनॉइड सोल टूल को बनाने की है तो मैं यहाँ तक कि अगर इसकी जगह होता तो मुझे 40 मैजिक सर्कल के इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ता। और ये टैलेंट तो वाकई में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे वेस्ट नहीं किया जा सकता है। जिस पर लॉर्ड शेन कहते हैं क्या तुम भूल गए हो कि इसने अभी अभी किसी सोल स्किल्स को इस्तेमाल किया है और ये सोल मास्टर के रास्ते के लिए एकदम बेहतर रहेगा। और फिर ये दोनों युवाओं के लिए एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। अभी नान गंगवान कहता है वाइस प्रेसिडेंट क्या आपने ये देखा, और आपने तो इस बारे में काफी अच्छे तरीके से जानती है ना, तो आपको इस बारे में क्या लगता है। जिस पर यह वाइस प्रेसिडेंट कहता है इस चीज को मैच के बाद डिस्कस करते हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि श्रेक के लोग यहाँ पर आसपास है, इसलिए तुम दोनों को किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन तुम दोनों आपस में लड़ने मत लग जाना। और तभी यहाँ रेफरी कहता है तुम लोगों ने जो सोल टूल बनाया है इससे हमें तुम्हारे स्किल्स को परख लिया है और हम लोगों ने तुम्हारे प्रोडक्शन, मटेरियल सिलेक्शन, मैजिक सर्कल और इनग्रेविंग को काफी करीब से देखा है, इसलिए तुम लोगों को जो समय दिया जाएगा उसमें कई सारे टास्क को कम्प्लीट करना पड़ेगा और जो कोई भी इसको आखिरी में खत्म करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तुरंत ही सभी पार्टिसिपेंट के टेबल के ऊपर ट्रे को ले आया होता है जिसके अंदर काफी सारे रेयर मटेरियल्स होते हैं। और फिर ये रेफरी कहता है इस स्टेज के अंदर फेयरनेस बनी रहे, इसलिए तुम में से कोई भी अपने पर्सनल कार्विंग नाइफ को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बल्कि तुम लोग उसे इस्तेमाल करोगे जो कि तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। और तुम लोगों को बस एक और मैजिक सर्कल को क्रिएट करना है उन 9 मेटल्स स्क्वायर से जो कि तुम लोगों के सामने रखा है। और इस चीज को सुन के पार्टिसिपेंट काफी हैरान होते हैं और यहाँ कहते हैं ये तो सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी यह रेफरी इस बैटल को शुरू कर देता है। वैसे तो काफी समय बीत जाता है लेकिन सभी लोग प्रॉपर अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं और ये सभी एक ही समय पे काम करना शुरू कर देते हैं और सभी के साथ ही युवा भी काम पे लग जाता है। और ये मन में कहता है क्योंकि रेफरी ने इसे हमें बनाने को कहा है लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि ये मेटल इंस्ट्रक्टेबल है, तो फिर मैं इस प्रॉब्लम को अपने खुद के मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं अपने अल्टीमेट आइस को इस मेटल के अंदर इक्विप कर दूंगा और इस तरीके से ये मेटल काफी हद तक सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि ये कार्व करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। और वैसे तो मैं अनडेड मैजिक को लार्ज स्केल में इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस मेटल के ऊपर काफी अच्छे तरीके से काम करेगा। और फिर रेफरी भी युवा की तरफ देखते हुए मन में कहता है आखिर ये तांगो सोल टूल के अंदर क्यों है, ये पक्का थक गया होगा। और वैसे भी उस ह्यूमनॉइड सोल टूल को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था इसके लिए, और अंदर रहना इसके लिए काफी ज्यादा आसान होगा। और इस मैच के अंदर केतु ने मैन्युफैक्चर करने की अपने काफी खतरनाक स्पीड को दिखाया होता है और केतु पहला होता है जिसने सबसे पहले अपने काम को खत्म किया होता है। और फिर रेत की आखिरी बूंद जब नीचे गिरता तो समय भी खत्म हो जाता है और सभी 9 पार्टिसिपेंट को अपना काम करना बंद कर देते हैं। और इस राउंड के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बंदा एलिमिनेट हो जाता है और रेफरी कहता है 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम सभी के बीच में नॉकआउट मैच शुरू होगा। जिसके बाद हम वेयरहाउस के साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा तगड़ा एक्सप्लोजन होता है और उस वेयरहाउस का जो मालिक होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ तक कि कहता है कि अगर मैं एक लेवल 9 का सोल इंजीनियर भी होता तब भी मैं यहाँ तक कि यहाँ से नहीं निकल पाता। फिर वहाँ पे एक सोल्जर कहता है कि लॉर्ड पावरफुल सोल टूल को इस्तेमाल करने के लिए ये जगह काफी ज्यादा छोटा है और यहाँ जो चोर है पक्का किसी न किसी तरीके के रास्ते को निकाल लेगा। इस तरफ इस लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ कहता है अगर वो चोर मेरे हाथ लग गए तो मैं निश्चित रूप से उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। और फिर यहाँ कहते हैं अच्छे से जल्दी जल्दी छानबीन करो और देखो कि क्या वो अभी भी यहीं पे है। और चेक करने के बाद एक बंदा आके बताता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। और फिर ये लॉर्ड एक की से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन चाबी का टूटे होने की वजह से ये दरवाजा नहीं खोल पाता है। और फिर वेयरहाउस का मालिक गुस्से में अगर इस दरवाजे को डिस्ट्रॉय करने के लिए आदेश देता है। जब ये दरवाजे को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक करने लगता है तो इसके जो सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं लॉर्ड ऐसा मत कीजिए, अगर ऐसा एक भी डायरेक्ट अटैक इस दरवाजे के ऊपर होता है तो तुरंत ही डिफेंसिव सोल टूल एक्टिवेट हो जाएंगे और हम पे अटैक करने लगेंगे। तो फिर जल्दी से सबसे पहले डिफेंसिव सोल टूल को डिस्ट्रॉय कर दो, जिसके बाद इस दरवाजे को भी। जबकि इस तरफ कंपटीशन के अंदर काफी समय बीत गया होता है और पहला जो नॉकआउट राउंड मैच है वो 8 पार्टिसिपेंट के बीच में होगा, जहां पर केतु अपने सोल कैनन के साथ एक बंदे से लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाता है। तभी ये रेफरी कहता है मैं तुम दोनों को ही याद दिला देता हूँ, ये बैटल लाइफ एंड डेथ का होगा और जब तक कि कोई एक हार नहीं मान लेता तब तक मैच नहीं रुकेगा। और अगर तुम लड़ नहीं सकते तो तुरंत ही हार मान लेना और कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो इसके तुम खुद ही जिम्मेदार होंगे। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर दो, जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड लेके आता हूँ।